जय हिंद। स्वागत है आप सभी को हमारे इस चैनल में, जिसमें आज हम उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण के लिए किरण आलेख सीखेंगे। पिछले वीडियो में हम अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण के लिए किरण आलेख के बारे में जाने और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण के बारे में भी जाने। तो आज जानेंगे उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण के लिए किरण आलेख। तो ये उत्तल दर्पण है, इसका नाम दे देते हैं एम और एम डैश। इसका अंदर की सतह पॉली सतह है और बाहर का सतह परावर्तक सतह है, इसलिए ये उत्तल दर्पण है। तो ये उत्तल दर्पण का प्रधान अक्ष है, इसे पी से सूचित किया जाता है, जिसे ध्रुव कहा जाता है। और ये फोकस बिंदु और ये वक्रता केंद्र, जिसे सी से निरूपित किया जाता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण करने के लिए किरण आलेख कैसे? तो सबसे पहले किरण प्रधान अक्ष के समांतर भेजते हैं, जो अनंत से आती है। तो जब प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समांतर आती है तो वो फोकस से गुजरती है। तो ये फोकस से गुजरेगी, इधर से आई है और इधर डॉट डॉट में मिलेगी। ये फोकस से जाती हुई मालूम प्रतीत होगी। जब प्रकाश की किरणें उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आती है तो वह फोकस से गुजरती हुई मालूम प्रतीत होती है। तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण का पहला केस है जब प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समांतर हो। तो यहाँ लिखेंगे, जब प्रकाश की किरणें उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आपतित होती है तो वह दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती हुई मालूम प्रतीत होती है। जब प्रकाश प्रतीत होती है, जब प्रकाश की किरणें उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से आती हुई मालूम प्रतीत होती है। जैसे यहाँ पर फोकस से आती हुई मालूम प्रतीत होता है। उसके बाद दूसरा केस है जब प्रकाश की किरणें फोकस की दिशा में आपतित होती है तो प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। अब दूसरा है फोकस की दिशा में, जैसे ये उत्तल दर्पण है, इसका नाम देते हैं एन और एन डैश। और ये प्रधान अक्ष है, इसे ध्रुव पी से सूचित किया जाता है। और ये फोकस बिंदु एफ से सूचित, और ये वक्रता केंद्र सी। दूसरा केस है फोकस की दिशा में, जब प्रकाश की किरणें फोकस की दिशा में आपतित होती है। ये फोकस की दिशा में आ रही है। जब प्रकाश की किरणें उत्तल दर्पण में फोकस की दिशा में आपतित होती है तो पुनः बाद में प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये समांतर हो गए। तो यहाँ लिखेंगे, जब प्रकाश की किरणें उत्तल दर्पण के फोकस की दिशा में आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें पुनः प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। जब प्रकाश समांतर हो जाती है, जब प्रकाश की किरणें उत्तल दर्पण के फोकस की दिशा में आपतित होती है, जैसे ये फोकस की दिशा में आपतित हुआ है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। ये प्रधान अक्ष के समांतर हो गया। और तीसरा केस है जब प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र की ओर आपतित होती है, तब क्या होता है? तो जब प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र की ओर आपतित होती है तो पुनः उसी पथ पर वापस लौट जाती है। तो तीसरा है वक्रता केंद्र की ओर, जब प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र की ओर आपतित होती है तब क्या होता है? तो जैसे ये उत्तल दर्पण है, इसका अंदर का सतह पॉली सतह है और बाहर का सतह परावर्तक सतह है। और ये प्रधान अक्ष है,
और जहाँ पर ये कट करते हैं वो ध्रुव, इसके मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जिसे पी से, और ये फोकस और ये वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र की ओर, इसकी ओर में प्रकाश की किरणें आपतित कराएंगे। तो ये प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र की ओर आपतित हुई है, तो पुनः उसी पथ पर वापस लौट जाएगी, पुनः उसी पथ पर वापस लौट जाएगी। तब यहाँ लिखेंगे जब प्रकाश की किरणें उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र की ओर आपतित होती है तो पुनः विचलित हुए उसी पथ पर वापस लौट जाती है। जब प्रकाश लौट जाती है, जब प्रकाश की किरणें उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर आपतित होती है तो बिना विचलित हुए, अर्थात बिना विचलित का अर्थ है बिना बदले, पुनः उसी पथ पर जिस पथ से आया उसी पथ पर वापस लौट जाती है। उसके बाद अब समझेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। उत्तल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब निर्माण किया जाता है। जैसे ये मान लेते हैं ये उत्तल दर्पण है, इसका अंदर का सतह पॉलिश किया और बाहर का सतह परावर्तक है। ये प्रधान अक्ष है, ये ध्रुव P, फोकस F और वक्रता केंद्र C। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण के लिए दो ही मात्र केस होते हैं। पहला जब प्रकाश की किरणें अनंत पर आता है तो ये अनंत पर, और दूसरा जब अनंत और P के बीच रहता है, जैसे यहाँ पर रहे चाहे यहाँ पर रहे। तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण का मात्र दो ही केस होता है, जो सबसे पहले अनंत पर होता है। तो पहला केस है जब बिंब अनंत पर हो, तो ये उत्तल दर्पण है। ये प्रधान अक्ष, ये P, F और ये C। तो जब बिंब अनंत पर हो, तो बिंब अनंत पर रहेगा तो प्रकाश की किरणें हम लोग जानते हैं कि अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें समांतर होती है, तो ये समांतर आपतित होगा। और हम यह भी जानते हैं कि जो प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समांतर होता है वो फोकस से गुजरते हुए मालूम प्रतीत होता है। तो ये फोकस से जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। उसी प्रकार यहाँ ये फोकस से आएगा पुनः और यहाँ। तो ये प्रतिबिंब कहाँ बना, तो फोकस पर बना और डॉट डॉट में बना है, तो इसलिए ये प्रतिबिंब काल्पनिक है। तो आप बिंब की विशेषता लिखेंगे। बिंब के लिए बना कहाँ, प्रकृति क्या है, काल्पनिक है। काल्पनिक और सीधा, क्योंकि जो प्रतिबिंब काल्पनिक होता है वो सीधा होता है। और दूसरा है स्थिति का अर्थ है कि प्रतिबिंब कहाँ बना, तो ऐप पर बना, तो ऐप पर। और आकार, प्रतिबिंब का आकार क्या है, बिंदु आकार है, क्योंकि बिंदु पर बना है, तो बिंदु आकार का है। तो पहला हो गया। और दूसरा कहाँ रहेगा, अनंत और P के बीच। दूसरा स्थिति है अनंत तथा P के बीच। ये उत्तल दर्पण है। और ये प्रधान अक्ष, ये P, ये F और ये C। तो प्रतिबिंब कहाँ रखना है, बिंब कहाँ रखना है, अनंत और P के बीच। तो यहाँ रख देते हैं। इस बिंब का नाम यानी वस्तु का नाम ये भी दे देते हैं। तो अनंत तथा
पी के बीच रखे हैं। तो सबसे पहले प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समांतर भेजेंगे। तो ये प्रधान अक्ष के समांतर गया, तो ये कहाँ से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। तो इसको फोकस से गुजारेंगे, तो ये फोकस से जाते हुए मालूम प्रतीत होगा। और दूसरी प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र की ओर आपतित कराते हैं। तो वक्रता केंद्र की आपतित पुनः उसी पथ पर हो जाएगा। तो इधर मिलेगा नहीं क्योंकि इसका दूरी बढ़ते जाएगा, तो इधर ही मिलेगा। तो इधर डॉट डॉट में मिलेगा। तो इस जगह पर इसका प्रतिबिंब बना ए डैश और बी डैश, क्योंकि यही जगह पर दोनों किरण प्रतिच्छेद की है। तो बिंब के लिए क्या लिखेंगे, आकार। आकार क्या है, वस्तु बिंब से छोटा है, बिंब से छोटा, क्योंकि बिंब ये भी इतना बड़ा है और प्रतिबिंब इससे भी ये इतना बड़ा है और इससे भी ये छोटा इतना है। तो बिंब से छोटा। स्थिति लिखेंगे, स्थिति अर्थात बिंब प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कहाँ बना है। तो प्रतिबिंब कहाँ बना है, एफ और पी के बीच। तो एफ और पी के बीच। और प्रकृति क्या है, अपने आप नहीं मिला है, इसको डॉट डॉट में मिला है, तो ये काल्पनिक है। काल्पनिक और सीधा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो प्रतिबिंब काल्पनिक होता है वो सीधा होता है। तो ये उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण खत्म हो गया। तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण का क्या विशेषता है, तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक बनता है और जो प्रतिबिंब काल्पनिक होता है वो सीधा। तो काल्पनिक और सीधा और हमेशा बिंब से छोटा, जैसे यहाँ ए भी था, इससे भी छोटा। और अगले केस में जाने तो वो बिंदु आकार का था। तो यहाँ लिख देंगे नोट में, उत्तल दर्पण में किसी भी वस्तु का छोटा बनता है। तो नोट में लिखें, उत्तल दर्पण में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक और सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है। तो आज हम क्या क्या सीखे, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण के लिए किरण आलेख और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण कैसे किया जाता है वो सीखें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और उसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नई चिन्ह परिपाटी पढ़ेंगे, जिसके अनुसार उत्तल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखेंगे, अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखेंगे और वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, ऋणात्मक होता है धनात्मक, वे सारे बातें जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।